जय श्री कृष्ण दोस्तों, आपका स्वागत है नर्सिंग सक्सेस पॉइंट की ऑनलाइन क्लासेज में। आज अपने हेमेटोलॉजी के कुछ क्वेश्चंस देखेंगे कि हेमेटोलॉजी में मोस्ट इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चंस हैं स्पेशली एचएससी ईएसआईसी के लिए अपने उन्हीं के बारे में आज पढ़ने वाले हैं। तो अपना सबसे पहला क्वेश्चन है द हीमोग्लोबिन टाइप फाउंड इन एन ए नॉर्मल एडल्ट आर। ये नॉर्मल जो एडल्ट पर्सन होता है उसमें हीमोग्लोबिन के कौन कौन से टाइप मिलते हैं। तो नॉर्मली हीमोग्लोबिन्स के अपने एडल्ट में 3 टाइप होते हैं, तो उन्हीं के बारे में देखते हैं। ऑप्शंस ए है वो है एस ए एफ। सेकंड ऑप्शन है A2 और सी। ऑप्शन सी है A2 एंड F। ऑप्शन डी है A2 और F। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। और ऑप्शन डी में जो ए है HbA वो 95 से 98% मिलता है, 95 से 98%। A2 है वो मिलेगा 2 से 3% एडल्ट में, और जो HbF होता है एडल्ट में वो मिलेगा 1 से 2%। 3 टाइप के HB एडल्ट में मिलते हैं, जिसमें A है वो 95 से 98% मिलेगा, A2 है वो 2 से 3% मिलेगा, जो HbF है वो मिलेगा 1 से 2%। तो इसका राइट ऑप्शन होने वाला है वो डी। नेक्स्ट चलते हैं कि जो द पॉलीपेप्टाइड्स चेन्स ऑफ हीमोग्लोबिन्स ए आर कंपोस्ट। जो हीमोग्लोबिन्स ए था उसमें कौन कौन सी चैन मिलने वाली है। तो इसका राइट आंसर से पहले ऑप्शन देखते हैं कि ऑप्शंस ए अल्फा, 1 अल्फा और 3 बीटा। ऑप्शन बी 2 अल्फा, ऑप्शन सी 2 अल्फा और 2 बीटा, ऑप्शन डी 1 अल्फा 2 बीटा 1 डेल्टा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सी। जो नॉर्मल HbA होता है उसमें मिलेगी 2 अल्फा और 2 बीटा। अब यहाँ पे देखते हैं कि तीनों में कौन कौन सी होती है, क्योंकि 3 टाइप के HbA अपने स्टडी की है कि HbA था तो उसमें कौन सी चैन मिलेगी। तो HbA में जो चैन मिलेगी वो थी अपनी 2 अल्फा और 2 बीटा, 2 अल्फा और 2 बीटा। HbA2 था उसमें मिलने वाला है HbA2 में 2 अल्फा मिलेगी एंड 2 डेल्टा। उसके बाद में जो HbF था, HbF उसमें मिलने वाली है 2 अल्फा एंड 2 गामा। ये जो HbF था ये क्वेश्चंस पूछा गया था HbF में कौन कौन सी चैन मिलती है BHU 2019 के एग्जाम में। तो तीनों चैनों का पता होना चाहिए कि HbA में कौन सी मिल रही है 2 अल्फा और 2 बीटा, HbA2 में 2 अल्फा और 2 डेल्टा, और HbF में 2 अल्फा और 2 गामा चैन मिलेगी। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द पॉलीपेप्टाइड चैन ऑफ द फीटल हीमोग्लोबिन्स आर कंपोस्ट ऑफ। ये मैंने अभी आपको बता दिया कि जो फीटल HB था यानी HbF उसमें कौन कौन सी चैन मिलने वाली है। तो HbF में ऑप्शन डी देखना 2 अल्फा और 2 गामा कहाँ है, 2 अल्फा और 2 गामा। 2 अल्फा और 2 बीटा किस में मिल रही थी A2 में, और 2 अल्फा और 2 जो आपका था ये मिलने वाली है HbA में 2 अल्फा और 2 बीटा, और A2 में मिल रही है ऑप्शन बी 2 अल्फा और 2 डेल्टा। HbF में कौन सी थी 2 अल्फा 2 गामा, A में थी 2 अल्फा 2 बीटा, और A2 में थी 2 अल्फा और 2 डेल्टा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि द हिम पोर्शन ऑफ द हीमोग्लोबिन्स मॉलिक्यूल्स कंसिस्ट ऑफ the heme portions of the hemoglobin molecule consist of। options A porphyrin ring with the molecules of Fe in center। उसके बाद में जो सेकंड ऑप्शन है वो है पॉलीपेप्टाइड चेन्स कंटेनिंग आयरन। उसके बाद में ऑप्शन सी है पायरोलर चैन, ऑप्शन सी है पायरोलर रिंग विद 4 मॉलिक्यूल ऑफ द आयरन इन सेंटर। ऑप्शन डी है 4 पोरोफायरिन रिंग्स ईच कंटेनिंग ए मॉलिक्यूल ऑफ आयरन इन द सेंटर। अब यहाँ पे ध्यान करना है कि जो ऑप्शन डी है वो राइट है, यानी जो 4 प्रोफायरिन की रिंग मिलेगी HB में 4 प्रोफायरिन रिंग मिलेगी, और
हर 1 प्रोफाइलिन के साथ में एक आपका आयरन का मॉलिक्यूल होगा, वो अटैच होगा। तो जो आपका हीमोग्लोबिन होता है उसमें 4 मॉलिक्यूल ऑफ आयरन मिलते हैं और प्रोफाइलिन पिगमेंट मिलते हैं। तो यहाँ पे ध्यान रखना है कि टोटल आयरन के मॉलिक्यूल कितने होंगे, टोटल मॉलिक्यूल्स कितने होते हैं एचबी में, यानी 1 मॉलिक्यूल ऑफ एचबी कितने से बना होता है, 4 मॉलिक्यूल ऑफ आयरन से। इसी के साथ में एक क्वेश्चन और कि एक 1 ग्राम जो एचबी होगा, 1 ग्राम एचबी होगा, उसमें ऑक्सीजन कितनी होती है, तो ऑक्सीजन होगी 1.34 ml। 1 ग्राम में कितनी होगी 1.34 ml। और 1 ग्राम एचबी में आयरन कितना होगा, 1 ग्राम एचबी में अगर आयरन की बात करेंगे तो 3.34 mg। 1 ग्राम एचबी में ऑक्सीजन कितनी थी 1.34 ml। और 1 ग्राम एचबी में आयरन कितना है 3.34 mg। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। द सिंपल मेथड ऑफ द डिटेक्टिंग इंक्रीज आरबीसी प्रोटेक्शंस। आरबीसी प्रोटेक्शंस को मेजर करने के लिए अपने सिंपल मेथड कौन सा यूज़ करते हैं, तो इसके लिए अपने को नॉर्मली एक इरिथ्रोपोइसिस की स्टेप होती है, उसके बारे में पता होना चाहिए कि इरिथ्रोपोइसिस में नॉर्मल्स जो अब नॉर्मली इमेच्योर आरबीसी होती है उसे क्या कहते हैं। तो इमेच्योर आरबीसी को अपने एक रेटिकुलोसाइट्स के नाम से जानते हैं, रेटिकुलोसाइट अगर अपने बॉडी में अगर इमेच्योर आरबीसी की बात करते हैं तो 1 से 2% प्रेजेंट रहती है, 1 से 2% होगी अपनी बॉडी में। नॉर्मल एडल्ट में 1 से 2% होती है रेटिकुलोसाइट्स। अब इसने क्या कहा था, क्वेश्चन का सिंपल मेथड ऑफ द डिटेक्टिंग इंक्रीज आरबीसी प्रोटेक्शंस। अगर इमेच्योर आरबीसी ज़्यादा हो रही है तो नॉर्मली जो प्रोटेक्शंस होगा वो आरबीसी का ज़्यादा होगा। और यूजली जो रेटिकुलोसाइट्स होती है वो अपने जो आरबीसी होती है सिंथेसिस होने के बाद बोन मैरो में ये लगभग 3 डेज बोन मैरो में स्टे करेगी और 1 डेज ब्लड में स्टे करती है। जो अपना सर्कुलेटरी सिस्टम उसमें 1 डेज और 3 डेज होता है, वो करेगा बोन मैरो में स्टे। तो जो अगर ब्लड में डायरेक्टली रेटिकुलोसाइट इंक्रीज हो रही है तो वो आरबीसी के इंक्रीज प्रोटेक्शंस को शो कर रही है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन था पहला था मेजर ऑफ द आरबीसी सर्वाइवल, तो इसके जो सर्वाइवल रेट होती है लाइफ स्पैन होता है उसको मेजर नहीं करेंगे, ये अपने को इंक्रीज आरबीसी के प्रोटेक्शंस को शो नहीं करेगा। उसके बाद में फेरिकोकाइनेटिक स्टडी नहीं करने वाले। उसके बाद में लास्ट ऑप्शन था बोन मैरो बायोप्सी, बोन मैरो की बायोप्सी भी नहीं करते। तो इसका जो ऑप्शन राइट होगा वो क्या होगा, रेटिकुलोसाइट्स इनमरेशंस की स्टडी करने वाले हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि द चीफ फंक्शंस ऑफ द प्लेटलेट्स इज, कि प्लेटलेट्स का चीफ फंक्शंस क्या है। नॉर्मली प्लेटलेट्स क्या काम करती है, ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करती है। नॉर्मली पढ़ते हैं कि ब्लड क्लॉट बनाने में हेल्प करेगी। तो इसमें जो पहला ऑप्शन है वो क्या है, फाइट इन्फेक्शंस के साथ में फाइट करेगी। तो इन्फेक्शंस के साथ में फाइट डब्ल्यूबीसी करती है। कौन करेगी, डब्ल्यूबीसी करेगी इन्फेक्शन में हेल्प। उसके बाद में एड इन कोगुलेशंस, ऑप्शन सी है एंटीबॉडीज फॉर्मेशंस। एंटीबॉडीज का फॉर्मेशंस कौन करता है, डब्ल्यूबीसी का टाइप होता है लिम्फोसाइट में अपने देखते हैं। उसके बाद में कैरी ऑक्सीजन आपका एचबी करता है, यानी डायरेक्टली बात करता हूँ तो कैरी ऑक्सीजन में जो हेल्प करेगा वो कौन होगा, एचबी या आरबीसी बोल सकते हैं। तो यहाँ पे जो प्लेटलेट्स का फंक्शन पूछा था वो क्या है, एड इन कोगुलेशंस में होगा, यानी कोगुलेशंस में हेल्प करने वाले। यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान रखनी है, वो क्या है कि जो अपनी प्लेटलेट्स होती है वो एक न्यूरोट्रांसमीटर का सिक्रेशंस करते हैं, इसे बोलते हैं 5HT। ये क्या करता है, जो 5HT होगा वो नॉर्मली कांड क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्शंस ऑफ द ब्लड वेसल्स करेगा। कॉन्ट्रैक्शंस ऑफ ब्लड वेसल्स यानी जब ब्लीडिंग हो रही है, अगर कॉन्ट्रैक्शंस नहीं हो रहा है, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्शन, तो क्लॉट बनने के चांसेस होते हैं वो कम हो जाते हैं। ये 5HT क्या करता है, कॉन्ट्रैक्शंस ऑफ ब्लड वेसल्स करता है, जिसकी वजह से ब्लीडिंग को कंट्रोल किया जाता है, ब्लीडिंग रुक जाती है। तो यहाँ पे ध्यान रखना है कि प्लेटलेट्स एक काम और कर रही थी, वो क्या था, 5HT का सिक्रेशंस कर रही है और एड इन कोगुलेशन यानी क्लॉटिंग बनाने में हेल्प करेगी, यानी क्लॉटिंग फैक्टर के साथ में हेल्प करती है। तो यहाँ पे ध्यान यही रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इन एलर्जिक रिएक्शंस या कंडीशंस वी कॉमनली फाइंड एन इंक्रीज ऑफ। तो इसमें ऑप्शन ए है रेड सेल्स, सेकंड है लिम्फोसाइट, ऑप्शन सी है न्यूट्रोफिल्स और ऑप्शन डी है इसेनोफिल्स। तो यहाँ पे ध्यान रखना है कि एलर्जिक रिएक्शंस में हमेशा इसेनोफिल्स होगी, वो इंक्रीज होगी एलर्जिक रिएक्शंस में।
एलर्जिक रिएक्शंस में इंक्रीज क्यों हो रही है? क्योंकि मेन जो रोल होगा इसका प्ले करती है वो एलर्जिक रिएक्शंस के लिए करेगी इसिनोफिल्स, और सेकंड्स करती हैं पैरास्टेटिक इन्फेक्शंस होता है उसके लिए। तो यानी डायरेक्टली बात करता हूँ तो इसिनोफिल्स किस चीज़ में इंक्रीज होने वाली है? जैसे एलर्जिक रिएक्शन होगी अस्थमा, एलर्जिक रिएक्शन अस्थमा, प्लस में पैरास्टेटिक इन्फेक्शंस में मलेरिया। यहाँ पे मलेरिया पे कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि मलेरिया में कौन सी डब्ल्यूसी का टाइप है वो इंक्रीज मिलेगा, तो इसिनोफिल्स मिलेगा, ध्यान रखना है इसिनोफिल्स होगा वो इंक्रीज मिलने वाला है। और कोई भी एलर्जिक रिएक्शन अगर बॉडी में है तो आपको इसिनोफिल्स है वो इंक्रीज मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आरबीसी प्रोडक्शंस इज इनिशिएटेड बाय द हार्मोन्स। ऑप्शन ए है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स, ऑप्शन बी है इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स यानी ICSH, ऑप्शन सी है पैराथायरॉयड हार्मोन, और ऑप्शन डी है इरिथ्रोपोइटिन हार्मोन्स। तो आरबीसी का सेकंड नाम क्या होता है? इरिथ्रोसाइट। इरिथ्रोसाइट, इरिथ्रोसाइट क्यों बोलते हैं? इरिथ्रोसाइट बोलते हैं क्योंकि एक इरिथ्रोपोइटिन हार्मोन्स होता है, किडनी जो सिक्रेट करेगी, किडनी से इसका सिंथेसिस होता है और ये बोन मैरो पे जाके काम करेगा। किडनी की जो जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल्स होती है वो इसका सिक्रेशंस करती है, जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल्स इसका सिक्रेशंस करेगी इरिथ्रोपोइटिन का, और ये जाके बोन मैरो पे काम करेगा और बोन मैरो को कहेगा कि ये मुझे आरबीसी का प्रोडक्शंस करना है या आरबीसी का प्रोडक्शंस करवाने के लिए संकेत भेजेगा या एक मैसेज देगा इरिथ्रोपोइटिन हार्मोन। अगर इरिथ्रोपोइटिन हार्मोन बॉडी में कम है तो नॉर्मली जो आरबीसी का प्रोडक्शंस होगा वो कम हो जाएगा। जैसे कि सीकेडी का पेशेंट होता है उसमें एक इरिथ्रोपोइटिन का इंजेक्शन दिया जाता है, इंजेक्शन यानी सिंथेसिस फॉर्म देते हैं इरिथ्रोपोइटिन की। तो इरिथ्रोपोइटिन की जो सिंथेसिस फॉर्म होती है यानी जो इसका इंजेक्शन फॉर्म आ गया, यानी इंजेक्शंस ईपीओ लिख रहा हूँ मैं, इंजेक्शंस ईपीओ यानी इरिथ्रोपोइटिन किस रूट से दिया जाता है? ये क्वेश्चन भी पूछा गया, 2 से 3 बार ये क्वेश्चन आया कि इंजेक्शन ईपीओ किस रूट से ज़्यादा देंगे। तो इंजेक्शन जो होगा ईपीओ उसका रूट होगा सबकुटेनियस रूट से देते हैं। ये 2 से 3 बार क्वेश्चन आ रखा है कि इंजेक्शंस इरिथ्रोपोइटिन है या सिंथेसिस फॉर्म वो किस रूट से देते हैं। तो हमेशा ध्यान रखना कि इरिथ्रोपोइटिन इंजेक्शन होगा उसको सबकुटेनियस रूट से देंगे। और क्यों देते हैं? अगर एकदम से अपने आईवी देंगे पेशेंट को, तो अगर आईवी देते हैं तो आरबीसी का प्रोडक्शंस बहुत ज़्यादा हो जाएगा डायरेक्टली, और उस कंडीशंस में ब्लड के अंदर क्लॉटिंग होने के ज़्यादा चांसेस रहेंगे क्योंकि आरबीसी का प्रोडक्शंस बहुत ज़्यादा हो रहा है। और आरबीसी अगर ज़्यादा हो गए तो ब्लड क्लॉट्स बनने के यानी जो विस्कोसिटी होगी ब्लड की वो बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से थ्रोम्बस बनने के चांसेस बढ़ जाएंगे। अभी यहाँ पे मैंने एक और बताया था आपको कि किडनी है वो सिक्रेट करती है इरिथ्रोपोइटिन को। किडनी 3 हार्मोन को सिक्रेट करती है। किडनी कितने हार्मोन सिक्रेट करेगी? जो अपनी बॉडी के लिए ज़रूरी है 3 हार्मोन का सिक्रेशंस करती है। उसको याद रखने का एक ही तरीका है कि किडनी का नॉर्मली बात करता हूँ कलर कैसा होगा? रेड कलर की होती है, रेडिश बोल देते हैं। तो रेड कलर का है तो पहला रेनिन, सेकंड इरिथ्रोपोइटिन, थर्ड है एक्टिवेटेड विटामिन डी। तीनों चीज़ें ध्यान रखनी है। किडनी 3 हार्मोन सिक्रेट कर रही है अपनी बॉडी में जो नेसेसरी थे। पहला है जो इसका कलर है रेड, किडनी रेड कलर की है, तो आर से रेनिन, ई से इरिथ्रोपोइटिन, डी से एक्टिवेटेड विटामिन डी। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द सेल डेट फंक्शन इज द डिफेंसिव मैकेनिज्म ऑफ द बॉडी ड्यूरिंग इन्फेक्शंस। अब यहाँ पे डायरेक्टली क्वेश्चन ना पूछ के कि मैन जो पूछता है कई बार क्वेश्चन कि नॉर्मली जो फर्स्ट लाइन डिफेंस ऑफ बॉडी कौन है, तो उस क्वेश्चन को इसने चेंज किया। द सेल ऑफ द फंक्शंस डिफेंसिव मैकेनिज्म ऑफ द बॉडी ड्यूरिंग इन्फेक्शंस, यानी प्रोवाइड अगर फर्स्ट लाइन डिफेंस कौन कर रहा है, डायरेक्ट क्वेश्चन ये है। तो इसमें अपने ऑप्शन ए है न्यूट्रोफिल्स, ऑप्शन बी है रेटिकुलोसाइट, ऑप्शन सी है प्लेटलेट्स और ऑप्शन डी है इसिनोफिल्स। तो हमेशा याद रखना है कि फर्स्ट लाइन डिफेंस अगर बॉडी के पूछेगा, क्वेश्चंस को कैसे भी पूछ ले, फर्स्ट लाइन डिफेंस अगर पूछता है तो फर्स्ट लाइन डिफेंस हमेशा बॉडी की रहेगी न्यूट्रोफिल्स। न्यूट्रोफिल्स है वो फर्स्ट लाइन डिफेंस रहेगी। कोई भी इन्फेक्शंस होगा तो उसमें सबसे पहले अपने न्यूट्रोफिल होगी वो इंक्रीज मिलेगी, न्यूट्रोफिल होगी वो इंक्रीज मिलने वाली है। नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि विच ऑफ द फॉलोइंग बिकम ए टिश्यू मैक्रोफेज आफ्टर एन ए ब्रीफ स्टे इन ब्लड।
क्या कि बीकम टिश्यू मैक्रोफेज आफ्टर ए ब्रीफ स्टे इन ब्लड, मैक्रोफेज स्टेज में कौन सा आएगा, तो अपने नॉर्मली कि बहुत टाइम रुकने के बाद या कुछ टाइम रुकने के बाद ब्लड में एक मैक्रोफेज में कौन जाता है, तो यहाँ पे ऑप्शन ए है मोनोसाइट। मोनोसाइट डायरेक्टली अगर बात करता हूँ तो लार्जेस्ट होती है डब्ल्यूबीसी में, लार्जेस्ट। लिम्फोसाइट ऑप्शन बी। ऑप्शन सी न्यूट्रोफिल्स, अभी बताया प्लाज्मा जो फर्स्ट लाइन डिफेंस कर रही है, और एक है प्लाज्मा सेल्स ऑप्शन डी। तो यहाँ पे अगर ब्रीफ स्टे की बात करें टिश्यू मैक्रोफेज आफ्टर, यानी बीकम कब आ रहा है, टिश्यू मैक्रोफेज आफ्टर ए ब्रीफ स्टे इन ब्लड, रुकने के बाद, तो डायरेक्टली बात क्या कर रहे थे, लिम्फोसाइट होगी, वो इसका राइट आंसर आएगा। लिम्फोसाइट है मैक्रोफेज में जाएगी स्टे करने के बाद ब्लड में, एक मैक्रोफेज सेल्स में हो जाती है, बट नॉर्मली ये मैक्रोफेज आती है और लगभग ये इसका साइज होगा वो मोनोसाइट के इक्वल ही होता है। बट मोनोसाइट डायरेक्टली जब बोन मैरो से बन रही थी उसी टाइम से लार्जेस्ट है, बट लिम्फोसाइट ब्लड में स्टे होने के बाद में लार्ज हुई है, लार्जेस्ट में गई है। तो इसलिए इसका अगर कभी पूछ ले कि लार्जेस्ट डब्ल्यूबीसी का टाइप सेल्स कौन सी है, तो लार्जेस्ट होती है मोनोसाइट। ब्रीफ स्टे के बाद में अगर पूछता है तो लिम्फोसाइट है। जैसे लिम्फ नोड्स वगैरह में जहाँ पे भी स्टे होगी ये लार्जेस्ट में रहने वाली है, या मैक्रोफेज। नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रेड ब्लड सेल्स विच आर द लार्जर देन द 8.1 माइक्रोन ओ आर कॉल्ड, 1.8 माइक्रोन आर कॉल्ड। तो कि अगर जो आरबीसी का साइज था, आरबीसी का साइज कितना था, नॉर्मल 6.8 से 7.8 था माइक्रोन मीटर, ठीक है। नॉर्मल इसकी रेंज थी, डायरेक्टली पूछ रहा था तब क्या था 7.2। अब ये क्या कह रहा है कि 8.1 से ज़्यादा हो गया, कितने से 8.1 से ज़्यादा हो गया, तो क्या है, तो इसमें पहला दिया है ऑप्शन, वो क्या है, एनिसोसाइट्स। एनिसोसाइट्स में क्या होता है, एनिसाइट्स में होता है कि जो आपका डायरेक्टली बात करता हूँ आरबीसी का साइज होगा उसमें चेंज आएगा, इसमें क्या आने वाला है, आरबीसी के साइज में चेंज आने वाला है, ठीक है। ऑप्शंस मैक्रोसाइट्स, मैक्रो का मीन्स बड़ा हो गया, उसके बाद है माइक्रो, माइक्रो का साइड्स मतलब छोटा होना, एक नॉर्मोसाइट नॉर्मल साइज में थी। तो यहाँ पे जो एनीसाइट्स है उसमें क्या मीन्स होता है कि चेंज इन आरबीसी साइज, इसका है कि आरबीसी का जो साइज है वो चेंज हो गया। ऑप्शन ए क्या बोल रहा है कि आरबीसी का साइज चेंज हो रहा है, तो इसका ऑप्शन ये नहीं हो सकता। तो सेकंड इसमें क्या था कि साइज चेंज हो रहा है, किसका, आरबीसी का साइज चेंज हो रहा है, साइज चेंज हुआ है। सेकंड है मैक्रोसाइट, मैक्रोसाइट का मतलब बड़ा, तो ये आरबीसी बड़ी हो रही है 8.1 माइक्रोन, तो मैक्रोसाइट जाएगा। माइक्रो में अगर देखते तो 6.8 से अगर बिलो आ रही थी, 6.8 से अगर बिलो साइज आ रहा था तब ये होता। नॉर्मोसाइट नॉर्मल ब्लड सेल्स है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है कि द वाइट ब्लड सेल्स कंटेन डाइजेस्टिव एंजाइम मोस्ट इफेक्टिव एट डिस्ट्रॉइंग बैक्टीरिया एज। वाइट ब्लड सेल कंटेन्स डाइजेस्टिव एंजाइम्स, क्या पूछ रहा है कि एक वाइट ब्लड सेल्स का टाइप है जो किससे बना हुआ है, डाइजेस्टिव एंजाइम से। मोस्ट इफेक्टिव होता है डिस्ट्रॉय बैक्टीरिया, डिस्ट्रॉय बैक्टीरिया, बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय करने में मोस्ट इफेक्टिव रहने वाला पूछ रहा है कि कौन सा रहेगा। तो अभी आपको पता होना चाहिए कि बैक्टीरिया इन्फेक्शन जो होता है उसको कंट्रोल कौन करता है, यानी उस कंडीशंस में जैसे बैक्टीरिया इन्फेक्शन हो गया बॉडी में तो कौन सी न्यूट्रोफिल्स है वो एक्ट करती है, और जैसे वायरल हो गया तो वायरल में कौन करेगा, अदर जैसे कैंसर जैसी होती है डिजीज तो उसमें कौन करने वाला है। तो यहाँ पे अपने ऑप्शन देखते हैं न्यूट्रोफिल्स, लिम्फोसाइट, इसिनोफिल्स और मोनोसाइट। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो इसका होने वाला है न्यूट्रोफिल। न्यूट्रोफिल है वो राइट आंसर है, यानी इसमें क्या होता है एक डाइजेस्टिव एंजाइम से बनी होती है और वो डिस्ट्रॉय करता है बैक्टीरिया को। अब यहाँ पे ध्यान रखना कि न्यूट्रोफिल्स या न्यूट्रोफिलिया कब देखने को, बैक्टीरियल इन्फेक्शन में। न्यूट्रोफिलिया के लिए बता रहा हूँ बैक्टीरियल इन्फेक्शन। सेकंड है हाई स्ट्रेस। ऑप्शन सी है बर्न के पेशेंट में, या न्यूट्रोफिल इंक्रीज मिलने वाली है बर्न पेशेंट में। और एक होता है आफ्टर एमआई या आफ्टर हार्ट अटैक, आफ्टर हार्ट अटैक। ये चीज़, इन चार चीज़ों में आपको नॉर्मली जो न्यूट्रोफिल्स थी वो इंक्रीज मिलेगा, न्यूट्रोफिलिया इंक्रीज लेवल ऑफ न्यूट्रोफिल्स के लिए यूज़ करेंगे वो मिलेगी। ऑप्शन बी में अब देखते हैं कि ऑप्शन बी लिम्फोसाइट है वो कब इंक्रीज मिलेगी। तो लिम्फोसाइट नॉर्मली वायरल इन्फेक्शन में इंक्रीज मिलेगी, कब मिलेगी, वायरल इन्फेक्शंस में।
वायरल इन्फेक्शंस। वायरल इन्फेक्शन में मोनोसाइट होती है, बट मोनोसाइट के लिए जो स्पेशली आता है फंगल इन्फेक्शन और ट्यूबरकुलर इन्फेक्शंस यूज़ करते हैं, वायरल इन्फेक्शंस में मिलेगी। उसके बाद में इसिनोफिल्स की बात करता हूँ, तो इसिनोफिल्स मैंने आपको पहले ही बताया था कि इसिनोफिल्स कब एलर्जिक रिएक्शंस में इंक्रीज होने वाली है, एलर्जिक रिएक्शंस होगी उसमें। और सेकंड आपको मलेरिया का है पेरिस्टिक इन्फेस्टेशंस लाइक मलेरिया, एलर्जिक रिएक्शंस और मलेरिया जैसी कंडीशन में आपको इसिनोफिल्स है वो इंक्रीज मिलेगी। बात थी मोनोसाइट की। मोनोसाइट के लिए मैंने आपको बताया कि वायरल इन्फेक्शन में इंक्रीज होती है, बट डायरेक्टली अगर वायरल इन्फेक्शंस का कोई पूछता है तो लिम्फोसाइट है। जो मोनोसाइट है वायरल में मिलेगी, उसके बाद में फंगल में मिलेगी। फंगल के बाद में जो स्पेशली क्वेश्चन बनता है ट्यूबरकुलर इन्फेक्शंस में आपको इंक्रीज मिलेगी। यहाँ पे कई बार ये ट्यूबरकुलर वाला इन्फेक्शंस वाला पूछा गया है, क्योंकि इसमें ट्यूबरकुलोसिस से रिलेटेड मान के न्यूट्रोफिल्स करते हैं अपने। बट अगर ट्यूबरकुलर इन्फेक्शन डायरेक्ट पूछता है तो आपको मोनोसाइट इंक्रीज मिलने वाली है। न्यूट्रोफिल्स के लिए दोबारा देख रहे हैं, न्यूट्रोफिल्स 4 कंडीशंस में इंक्रीज मिलने वाली है: बैक्टीरियल इन्फेक्शंस, हाई स्ट्रेस, बर्न और आफ्टर हार्ट अटैक। उसके बाद में था लिम्फोसाइट वायरल इन्फेक्शन में इंक्रीज मिलेगी, इसिनोफिल्स एलर्जिक रिएक्शंस प्लस में मलेरिया जैसी कंडीशन में इंक्रीज मिलेगी। उसके बाद में मोनोसाइट्स के लिए था फंगल इन्फेक्शंस, वायरल इन्फेक्शंस और ट्यूबरकुलर इन्फेक्शंस में इंक्रीज मिलने वाली है। अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। A white cells which lysosomes containing histamine, peroxidase and acid hydrolase is an white, मतलब डायरेक्टली कंटेनिंग का पूछ लिया कि हिस्टामिन से कंटेन कौन से होती है। अगर हिस्टामिन का नाम आता है तो एक सेल्स का नाम लेते हैं अपने, मस्ट सेल्स हिस्टामिन के सिक्रेशन में हेल्प करती है। और ये नॉर्मली अपने जो बॉडी में सॉफ्ट टिश्यू होते हैं, जैसे कि ट्रेकिया की इनर लेयर और डाइजेस्टिव सिस्टम की इनर लेयर, तो उनमें जो सॉफ्ट टिश्यू है उनमें प्रेजेंट रहती है और ये सिक्रेशंस करने में हेल्प करती है डायरेक्टली इसिनोफिल्स का सिक्रेशंस करने में, यानी इनमें एक हिस्टामिन होता है। तो यहीं से ये क्वेश्चंस बन रहा है कि हिस्टामिन अगर नाम आता है तो हिस्टामिन वाला डायरेक्टली करना है इसिनोफिल्स। ये क्वेश्चन इसिनोफिल्स के लिए है, तो इसका जो राइट ऑप्शन था वो है इसिनोफिल्स, और इसिनोफिल्स नॉर्मली मस्ट सेल से सिक्रेट होता है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चंस। द सेल्स डेट सिंथेसाइज इम्यूनोग्लोबिन को सिंथेसिस कौन सी सेल्स करेगी? इम्यूनोग्लोबिन को सिंथेसिस करने में तो मस्ट सेल्स के लिए मैंने बताया कि इसिनोफिल्स या नॉर्मली इनर लेयर में सिक्रेशंस करती है, या इम्यूनोग्लोबिन ए के लिए भी यूज़ करते हैं इसको मस्ट सेल। उसके बाद में बेसोफिल्स है, बेसोफिल्स नहीं करने वाली, और बेसोफिल ल्यूकेमिया और कैंसर में आपको इंक्रीज मिलेगी, तो ये नॉर्मली। उसके बाद में प्लाज्मा सेल्स इम्यूनोग्लोबिन का सिंथेसिस करती है। प्लाज्मा सेल्स है वो इम्यूनोग्लोबिन का सिंथेसिस करते हैं। लास्ट ऑप्शन है अपने पास में ट्रक सेल से कहाँ मिलती है? डायरेक्टली पूछ लिया जाए कि ट्रक सेल्स कहाँ देखने को मिलने वाली है, तो कोई जैसे ट्रक सेल्स की बात करते हैं तो ट्रक सेल्स हमेशा हेमरेजिक डेंगू होगा उसमें देखने को मिलेगी। ट्रक सेल्स है किस में देखने को मिलेगी? डेंगू सेल्स में। और इसका जो फास्ट टेस्ट करते हैं, फास्ट टेस्ट के लिए यूज़ करते हैं, ट्रक सेल्स की स्टडी की जाती है हेमरेजिक डेंगू में, यानी ट्रक सेल्स होगी वो कहाँ मिलने वाली है? हेमरेजिक डेंगू में। और इसका जो सिंथेसिस ऑफ इम्यूनोग्लोबिन की बात कर रहे थे उसका राइट आंसर क्या था? प्लाज्मा सेल्स, यानी प्लाज्मा सेल्स होगी वो क्या करती है? इम्यूनोग्लोबिन का सिंथेसिस करती है। नेक्स्ट क्वेश्चंस। बोन मैरो एस्पिरेट इन एन एडल्ट कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम विच बोन? डायरेक्टली क्वेश्चंस क्या है कि जो बोन मैरो है उसमें बात करूं तो बोन मैरो एस्पिरेट होता है वो कहाँ से करते हैं? तो बोन मैरो से पहले अपने को पता होना चाहिए कि बोन मैरो को देते किस रूट से, कहाँ से लेंगे। तो इसके लिए पहला है कि अगर बोन मैरो ट्रांसप्लांट कर रहे हैं यानी बीएमटी कर रहे हैं तो किस रूट से होगा? आईवी। कितने टाइम में करना होता है? 30 मिनट में। विद इन 30 मिनट में इसको ट्रांसप्लांट करना होता है। कुछ बुक्स में 60 मिनट है बट 30 मिनट राइट है। 30 मिनट में ट्रांसप्लांट करते हैं, बीएमटी ट्रांसफ्यूजन करेंगे। बोन मैरो ट्रांसफ्यूजन आईवी रूट से होगा और
30 मिनट में होगा। अब बात है कि बोन मैरो को लेंगे कहाँ से, कौन कौन सी साइट से अपने एस्पिरेट करते हैं बोन मैरो को। तो एडल्ट की बात करूँ तो एडल्ट में टिबिया ऑप्शन है पहला ए, सेकंड ऑप्शन है स्टर्नम, और ऑप्शन सी है क्रैनियल, और ऑप्शन डी है फीमर। तो यहाँ ध्यान रखना कि मोस्टली फ्लैट बोन यूज़ करते हैं एडल्ट में, तो यहाँ पे फ्लैट बोन है स्टर्नम, तो स्टर्नम इसका राइट आंसर आएगा। उसके बाद में एडल्ट में क्लेविकल से भी लेते हैं, क्लेविकल से लेंगे, क्लेविकल और स्टर्नम। तो जो स्टर्नम होगा फर्स्ट ऑप्शन है और फर्स्ट चॉइस रहेगी एवरी एग्जाम और एवरी क्वेश्चंस के लिए। बट यहीं पे अगर पूछ लेता है चाइल्ड की जगह, एडल्ट की जगह चाइल्ड, चाइल्ड में साइट होगी वो चेंज हो जाएगी, और साइट होगी क्या, बोन मैरो एस्पिरेट की पोस्टेरियर इलियक क्रिस्ट बोल देते हैं, इलियक क्रिस्ट से लेंगे, पोस्टेरियर इलियक क्रिस्ट से लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि माइक्रो सैम्पलिंग ऑन ए न्यू बोर्न इन्फेंट इज यूजली टेकन फ्रॉम। माइक्रो सैम्पलिंग नॉर्मली जो कैपिलरीज होती है फिंगर्स में, टॉयज में, वहाँ से कुछ सैंपल लिया जाता है। और ये माइक्रो सैम्पलिंग का मीन्स क्या होता है, माइक्रो सैम्पलिंग होती क्या है, कोई भी अगर अपने जल्दी में कोई टेस्ट करना है, जैसे कि आरबीएस को चेक करना है, यानी शुगर का लेवल चेक करना है, उसके बाद में बात आगे ब्लड ग्रुप को चेक करना है, तो उस टाइम अपने देखते हैं कि 10 से 20 माइक्रो ml तक का अपने को सैंपल चाहिए, यानी 1 ml से भी बहुत कम जिस टेस्ट के लिए, उसको बोलते हैं अपने माइक्रो सैम्पलिंग। यानी माइक्रो सैम्पलिंग के लिए यूज़ होना चाहिए 10 से 2 माइक्रो ml होना चाहिए। उसके बाद में है कि लेंगे कहाँ से, किस में पूछा है, न्यू बॉर्न बेबी में। न्यू बॉर्न बेबी में अब अपने को ये पता होना चाहिए कैपिलरीज कहाँ ज़्यादा है। तो सबसे पहला ऑप्शन था हिल, फिर सेकंड है टोय, सी फिंगर और डी ईयर। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो माइक्रो सैम्पलिंग न्यू बॉर्न बेबी में हिल से लेंगे, हिल में लेंगे, और वहाँ पे कैपिलरी सप्लाई बहुत ज़्यादा मिलने वाली है। माइक्रो सैम्पलिंग जो होगी न्यू बॉर्न बेबी में वो हिल से लेते हैं। उसके बाद में जो फिंगर्स दे रखा है ऑप्शन सी, वो नॉर्मल एडल्ट में यूज करते हैं, और ईयर भी मोस्टली एडल्ट में ही यूज करते हैं। तो नेक्स्ट ऑप्शंस में चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। एडीटीए इनहिबिट ब्लड फ्रॉम क्लॉटिंग बाय, कि एडीटीए एक होता है, अपने जो वाइल आती है एडीटीए वाइल बोलते हैं, तो वो क्या करेगा, ब्लड क्लॉट को कैसे इनहिबिट करेगा। तो डायरेक्टली बात करें बाइंड क्लोराइड, सेकंड है बाइंडिंग कैल्शियम्स, ऑप्शन सी है बाइंडिंग प्लाज्मा और बाइंडिंग रेड ब्लड सेल्स। तो यहाँ पे जो होगा एडीटीए क्या करता है, एडीटीए बाइंड होता है किसके साथ में, कैल्शियम्स के साथ में, और क्लोट्स को बनने से रोकते हैं। यानी जो इसका कैल्शियम का फंक्शन था क्लोटिंग में हेल्प कर रहा था, 4 नंबर का ये क्लोटिंग फैक्टर होता है। क्लोटिंग फैक्टर की बात करूं तो ये कितने नंबर पे था, 4th पे कैल्शियम्स, और क्लोटिंग में हेल्प कर रहा था। अब ये इसके साथ में बाइंड होगा और इसको फंक्शन नहीं करने देगा, कैल्शियम को फंक्शन नहीं करने देगा, और कैल्शियम्स क्या करेगा, क्लोटिंग नहीं करेगा, यानी क्लोटिंग में हेल्प नहीं करेगा। अगर कैल्शियम्स नहीं हेल्प कर रहा तो क्लोट नहीं बनने वाला। उसके बाद सेकंड था कि कैल्शियम पे क्वेश्चन और बनता है कि कैल्शियम्स है वो एकमात्र ऐसा मिनरल है जो हेल्प करता है क्लोटिंग में अपनी बॉडी में। नॉर्मली अब यहाँ पे देखते हैं कि क्लोटिंग में हेल्प करता है कैल्शियम्स, तो नॉर्मल इसका कैल्शियम्स का लेवल क्या होगा। तो कैल्शियम्स का नॉर्मल लेवल अगर याद करना है तो 9 से 11 mg/dl नॉर्मल है। और सेकेंडरी की वैल्यू देखते हैं 4.5 से 5.5 mE/L, ये दोनों था लीटर। उसके बाद में जो कैल्शियम अपनी बॉडी में टोटल बॉडी में कितना मिलेगा, तो टोटल बॉडी में ये मिलने वाला है 1100 ग्राम टोटल बॉडी में मिलेगा एक एडल्ट में। यानी नॉर्मली 1100 ग्राम अपनी बॉडी में कैल्शियम प्रेजेंट है। इसका अगर नॉर्मल सीरम लेवल पूछता है तो 9 से 11 mg/dl, अगर यूनिट्स को चेंज करके पूछेगा तो 4.5 से 5.5 mE/L, वो टोटल बॉडी में 1100। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है उसकी तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है कि द हेमेटोक्रेट क्या है। हेमेटोक्रेट नॉर्मली क्या है, परसेंटेज ऑफ आरबीसी के लिए यूज़ करते हैं कि आरबीसी कितने परसेंटेज है और कितना एरिया ऑक्यूपाइड कर रही है टोटल ब्लड वॉल्यूम का।
हेमेटोक्रेट क्या है कि टोटल ब्लड वॉल्यूम्स का जो परसेंटेज ऑफ टोटल ब्लड वॉल्यूम है वो ऑक्यूपाइड किया जा रहा है बाई आरबीसी। जो हेमेटोक्रेट के लिए यूज़ कर रहे हैं कि परसेंटेज ऑफ टोटल ब्लड वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाई आरबीसी। तो इसमें ऑप्शन ए वॉल्यूम ऑफ द पैक्ड रेड सेल, ऑप्शन बी है वॉल्यूम ऑफ द टोटल रेड ब्लड सेल्स, और वॉल्यूम ऑफ द एवरेज रेड सेल्स, और ऑप्शन डी है वो क्या है वेट ऑफ द एवरेज रेड सेल्स। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए वॉल्यूम ऑफ द पैक्ड रेड सेल। उसके बाद में जो आपका हेमेटोक्रेट था, हेमेटोक्रेट को सेकंड बोलते हैं पीसीवी, पैक्ड सेल वॉल्यूम बोलते हैं। तो इसका जो नॉर्मल लेवल होता है मेल में होगा 42 से, मेल में होगा 42 से 52%, और फीमेल में था 37 से 48%। फीमेल में था 48 मैक्सिमम, सो 37 से 48 परसेंटेज में काउंट करेंगे। उसके बाद में यहाँ पे था कि अगर 30 से बिलो आता है, पीसीबी 30 से बिलो आएगा तो क्या होता है एनीमिया होगा, यानी एनीमिया को इंडिकेट करेगा। और यही अगर 65 से अबव चला गया, 65 से अबव चला गया तो क्या था पॉलीसाइथेमिया, पॉलीसाइथेमिया को कोज कर रहा था, पॉलीसाइथेमिया को कोज करेगा। और पॉलीसाइथेमिया क्या था, अगर नॉर्मली इंक्रीज आरबीसी का प्रोडक्शन बॉडी में हो रहा है तो 65% से अबव चला गया है पीसीबी या हेमेटोक्रेट, तो पॉलीसाइथेमिया है। और वहाँ पे क्या होने वाला है इंक्रीज विस्कोसिटी ऑफ ब्लड हो जाएगी, और इंक्रीज विस्कोसिटी ऑफ ब्लड क्या कोज कर रहा था थ्रोम्बस, और थ्रोम्बस नॉर्मली जो अपने आएगा कॉम्प्लिकेशंस को शो करेगा। तो अब अपने चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चंस पहला है which is known as a river of life। रिवर ऑफ लाइफ के नाम से किसको जानते हैं अपनी बॉडी में? तो रिवर ऑफ लाइफ सीएसएफ नहीं है, वाटर भी नहीं है, और सीरम भी नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या है बी, ब्लड को रिवर ऑफ लाइफ बोलते हैं बॉडी का। जिंदा रखने के लिए अपने को क्या चाहिए, अपनी बॉडी में ब्लड होना चाहिए। क्यों? क्योंकि ब्लड क्या करने वाला है O2 को सप्लाई करेगा बॉडी में, उस जो वेस्ट प्रोडक्ट थे जैसे CO2 अदर, उनको बॉडी से एक्सक्रेट करने में हेल्प करता है। तो ये क्या है रिवर ऑफ लाइफ है। उसके बाद में नेक्स्ट पे चलते हैं स्मॉलेस्ट WBC। स्मॉलेस्ट WBC कौन सी है? तो लिम्फोसाइट, इसिनोफिल्स, मोनोसाइट और न्यूट्रोफिल्स। तो यहाँ पे है ऑप्शंस ए राइट। बट जो मैक्रोफेज वाली बात थी, मैक्रोफेजेस में हेल्प करती है लिम्फोसाइट्स ब्रीफ स्टे होने के बाद में ब्लड में। उसके बाद में था कि स्मॉलेस्ट अगर WBC है लिम्फोसाइट तो लार्जेस्ट कौन सी थी? तो लार्जेस्ट थी मोनोसाइट, ये आज के अपने टोटल्स लगभग 20 क्वेश्चंस के आसपास हो गए हैं हेमेटोलॉजी के, और जो भी आगे बचे हैं वो करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो शेयर ज़रूर कर देना। अगर आपका सपोर्ट मिलेगा तभी मैं नेक्स्ट वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। अगर आपका सपोर्ट नहीं मिल रहा है तो शायद मैं नेक्स्ट वीडियो के लिए ट्राई ना करूं। तो डायरेक्टली है कि अपना जो टाइम दे रहे हो तो उसमें एक शेयर और लाइक ज़रूर कर देना। और जो भी प्रॉब्लम आ रही है वीडियो में, कुछ भी वॉइस या अदर कुछ भी, तो एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कर देना। ओके, थैंक यू गाइज।